तो पहली स्लाइड में आपके यहां पर हम बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो है किसका आगमन कब, किसने अपनी कंपनी का कब स्थापना हुई है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है 1498 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 1498 में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1731 में। इसका प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं, अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो आगमन होता है दोस्तों हमारे भारत में वो होता है पुर्तगालियों का, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगालियां यहां पर आते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं सर्वप्रथम 1498 में, बिल्कुल मैंने हाईलाइट करी हुई सारी चीजों को, आपको नोट्स फॉर्म में ही ये पीपीटी मिल रही है, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा कौन नामक पुर्तगाली जो है नाविक उत्मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सर्वप्रथम कौन आया 1498 में, कौन, वास्को डी गामा आया, एक पुर्तगाली था ये, ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों का आगमन ही हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो ये आपने यहां पर देख लिया। तो कहां आए सर्वप्रथम, कालीकट केरल का बंदरगाह पर ये पहुंचा है। जहां पर क्या हुआ, कालीकट के वहां पर जो है हिंदू शासक कौन, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो यह भी याद रखना आपको, किसने इसका वेलकम किया था, जमोरिन ने किया था, हिंदू शासक कालीकट में, ठीक है। डन है। आगे देखो भाई, वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। जब वास्को डी गामा यहां पर जो है कालीकट के राजा से मिलता है, फिर वो वहां पर जो है कुछ व्यापार करने की बात करता है और व्यापार करने के लिए ये राजा भी मान जाता है, ठीक है। तो जिसका जो है अरबी व्यापारियों ने विरोध भी किया है, ठीक है, अरबियों ने इसका विरोध भी किया, पर फिर भी जो है ये सफल हो जाते हैं अपने इस व्यापार अधिकार के लिए, ठीक है। विरोध का कारण था आर्थिक हित, अतः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिक गया। मतलब देखो, अब यहां से क्या व्यापार कर रहा था ये वास्को डी गामा, यहां से क्या लेकर गया, यहां से मसाले लेके गए, स्पाइसेस लेके गया, और इतना मतलब वहां पर ये चला, इतना वहां पर उसका ये बिका कि जितना उसका खर्चा हुआ था ना इस यात्रा में यहां पहुंचने में, उसके 60 गुना लाभ उसको उससे मिल गया है, समझ रहे हो। अभी आगे देखो बहुत सारी फैक्ट मिलेंगे, बस आपको बने रहना, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो 30 मिनट में आपको काफी चीजें यहां से कवर हो जाएंगी, और जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इस जैसे ही हमारे ये कवर हो जाएगा, उसके बाद में एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। जो हमारे ये टॉपिक चल रहा है इसका खत्म होने के बाद आपके एमसीक्यूज में लेके आऊंगा, फिर आप देखना सारी एमसीक्यूज को आप कैसे कवर कर लोगे इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर क्लियर हो गया यहां तक। तो परिमाण स्वरूप क्या होता है, लाभकारी घटना पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में आने के लिए आकर्षित किया। जब ये यहां से मसाले लेकर गए वहां पर, तो वो इतने ज्यादा मात्रा में बिका, तो उनको पता चला यहां पर जो है काफी ये है मसाले, यहां पर जो है बहुत अच्छा हम व्यापार कर सकते हैं अपना वहां पर। तो इस चीज को देखकर जो है यहाँ का पुर्तगाली जो व्यापारी थे इस भारत की तरफ जो है आकर्षित होने लग गए थे, ठीक है। इसके बाद देखो वास्को डी गामा जो है दोबारा 1502 में दूसरी बार भारत आया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फैक्ट ये याद रखना है, पहली बार वास्को डी गामा का आया 1498 में, फिर दोबारा ये 1502 में जो है भारत आया। इसके बाद जो है पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हो गया। अब जो है लगातार जो है ये पुर्तगाली लोग जो यहाँ पर भारत में कंटिन्यूस अब आने लग गया। अब पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हो गई, ठीक है, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। देखो अब ये कंटिन्यूस आने लगे, वहां का जो शासक था वो भी यहाँ पर अपना जो है एक पूरा मतलब गुट भेजने लग गया यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इससे क्या हो गया कि कहीं ना कहीं जमोरिन समझ गया भाई ये तो यहां से अब लूटपाट करने वाले हैं, तो जमोरिन क्या करता है बाद में इस फैक्ट्री को बंद भी करवाता है, ठीक है। अब देखो 1503 में क्या होता है, 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार, ठीक है, हाँ ठीक है, 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है, इस पर क्या कर दिया इन्होंने, कोची के पास में एक अपनी व्यापारिक कोठी बना दी। देखो भाई,
ठीक है। और इसके बाद जो इन्होंने 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इन्होंने अपनी कोठी कहां बनाई थी व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है, पुर्तगालियों ने। तो आप मिर्ची और मसालों के व्यापार के उद्देश्य से इन्होंने कहां पर अपनी जो है कोठी बनाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कोची में। और इन्होंने दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की, तो आपका आंसर आ जाएगा कन्नूर 1505 में, कुन्नूर 1505 में। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो, अब आगे देखो बस। अब देखो पुर्तगाली वायसराय, अब यहां से आपको क्वेश्चन याद रखना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे भाई। देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो क्लियर हो रहा आपको सभी को, समझ आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है? एक बारी मुझे कमेंट करके बताइए सब ठीक चल रहा है। तनु मेहता जी, मेघा ध्यानी जी बताइए, रश्मि बिष्ट जी, सब ठीक चल रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी से। चलिए ओके, दीपक कुमार जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब देखो कैसे बनते हैं, देखो फ्रांसिस डी अल्मीडा पुर्तगाली वायसराय। देखो अब डायरेक्ट यहां से ये बनेगा, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 1509 तक ये वायसराय के रूप में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। याद हो गया सारा, याद हो रहा है साथ साथ में। फ्रांसिस दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने क्या किया, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया। समुद्र से याद जो है क्या करने के लिए, यहां से जो है अपना वो बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से इसने काफी चीजें जो है यहां पर वो करवा, इस नीति को इसने बनाया था, सामुद्रिक नीति, जिसे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। आप डायरेक्ट बस इतना याद रखना, शांत जल नीति कहा जाता है जिसको। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने दी थी, किस पुर्तगाली वायसराय ने दी, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई फ्रांसिस दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस दी अल्मीडा, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय। क्लियर हो गया? दो फैक्ट याद रखने आपको, आपके यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के हिसाब से ये पीपीटी रेडी करी है। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्ट यहां से क्या बनेगा, पहला भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया, फ्रांसिस दी अल्मीडा। वाटर पॉलिसी शांत जल नीति किसने दी, फ्रांसिस दी अल्मीडा। क्लियर है? अब देखो फ्रांसिस दी अल्मीडा के बाद यहां पर देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, देखो ये नाम भी याद रखना है भाई, अल्बुकर्क। अब इसने क्या किया, ये दूसरा वायसराय आ गया 9 से 15 तक, 1509 से 1515 तक ये वायसराय बनकर आया। यहां पर कौन, पुर्तगाली वायसराय जो था ये आता है कौन, अल्बुकर्क। याद रखना भाई, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आता है, ये दूसरा वायसराय बनकर आया। उसने अल्मीडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया, इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी किसकी, ये अल्मीडा की, शांत जल नीति। इसने क्या कर दिया, उसके बाद जो है इसको बंद करवा दिया। देखो जो अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी थी, शांत जल नीति पॉलिसी थी, इसको इसने बंद करवा दिया। ठीक है, और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गोवा को किसने छीना था, आदिल शाह से गोवा को किसने छीन लिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई अल्बुकर्क। ये कौन है, ये दूसरा वायसराय था पुर्तगालियों का। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको इसको याद करना है। देखो यहीं से क्या हो गया, पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ गई। जब गोवा इन्होंने छीन लिया, गोवा अपने उसमें ले लिया, तो उसके बाद जो है यहां पर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ गई दोस्तों। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा दो। क्या हो गया, पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा भाई, वो कौन माना जाएगा, अल्बुकर्क, क्योंकि गोवा इसी ने छीन लिया था। ठीक है, तो वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा भाई, वो आपको याद रखना अल्बुकर्क। बन गया इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। चलिए अब देखो आगे, विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दे दी। देखो भाई इसने भी एक और काम कर दिया, इसने वहां पर दुर्ग बनाने की भी वो दे दी, इजाजत दी, बना सकते दुर्ग, मतलब समझ अपने छोटे छोटे जो है कस्बे टाइप के आप कह सकते हैं। ठीक है, ये बनाने का इसने क्या किया, आज सेंटर बंद हो गया। हाँ जी, अभी जो सामने चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक, आपका सेंटर बंद हो गया, क्या बंद हो गया, अभी रुक जाइए, लास्ट में उस पर डिस्कस करना। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करिए। आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं यार, कैसे चलेगा फिर, है ना। देखिए अभी क्या चीज चल रही, आपके दिमाग में ये सीधे सीधे आनी चाहिए। हम पढ़ रहे अब सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से
ये सारी चीजें आपको याद करवाएगा। पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले भारत में कौन आया? वास्को डी गामा 1498 में आया, ठीक है। उसने कहां पर आया? कालीकट में। इधर यहां पर किसने इसका वेलकम किया था? जमूरी ने इसका वेलकम किया था। कौन आया? वास्को डी गामा जो आया, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो इसने बहुत सारी जो यहां पर देखा और उसके जो व्यापार करके ये गया, यहां से मसाले लेकर गया, तो उससे काफी जो है पुर्तगाली आकर्षित हो गया। और उसके बाद वास्को डी गामा 1502 में फिर से दोबारा आया था यहां पर, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर 1503 में ये काफी मतलब कंटिन्यूसली यहां पर आने लगे अपने, मतलब पुर्तगाली जो है यहां पर अपनी उन्होंने एक कोठी भी स्थापित कर दी कोची में। और उसके बाद जो है कन्नूर में 1505 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब वायसराय कौन कौन आए थे? अल्मीडा आया था, जो पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर यहां पर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या जल नीति भी यहां पर दी थी अपनी, ठीक है। और इसी को जो बंद करवाया किसने? अल्बुकर्क ने। और इसी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब इसने क्या किया देखो, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। भाई देखो, ये यहां पर अब ये गड़बड़ काम करने लगी। अब कोई उल्टे काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका जाने का समय निश्चित हो जाता है, ठीक है। अब अल्बुकर्क क्या कर रहा है दोस्तों, देखो ये क्या बोलता है, ये वायसराय है और क्या बोल रहा है अपने उनको, जो मतलब क्या कह रहा है ये, अब पुर्तगालियों को क्या कह रहा है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है अल्बुकर्क। तो अब ऐसे काम से क्या होगा देखो। इसके बाद एक और आता है दोस्तों, नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ये तीसरा वायसराय होता है। ये अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय रहता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या करता है, 1503 में कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई इसने। दोस्तों ये आपको सुनना जरूरी है क्योंकि आगे जब बक्सर का युद्ध, ये सब आगे कुछ आएंगे ना, कर्नाटक युद्ध, तो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार ही देख लेना। मैं आपको बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ 30 मिनट और कंटिन्यू बने रहे, गारंटीड आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे जब और सेशन आएंगे तभी तो आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां से देखो किस तरीके से, यहीं से, इसीलिए तो स्टार्टिंग से चला रहा हूं, समझ रहे हो। तो आप बस समझते हुए, अब कौन सा आ गया तीसरा वायसराय, कौन आ गया? अभी पुर्तगाली पढ़ रहे हैं हम। पुर्तगाली के बाद अभी कौन आएंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी अंग्रेज आएंगे, डच आएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे अभी देखना, फ्रांसिस आएंगे। तो कौन कौन के बाद किसके बाद कौन आया ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, अब ये तीसरे नंबर को वायसराय कौन आ गया? तीसरे नंबर मतलब ये महत्वपूर्ण आ गया बाद का, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण वायसराय था ये कौन? नीनो दी कुन्हा। इसने क्या किया, कोची की जगह गोवा को राजधानी बना दी पुर्तगालियों की, ठीक है। और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगालियां बस्तियां बसा दी, अपनी बस्तियां बसा दी उसने वहां पर पुर्तगालियों की। अब यहां पर के देखो, नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर ही उसकी हत्या करके बसीन और दीव पर आधिपत्य कर दिया। देखो अब नीनो दी कुन्हा ने क्या किया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, गुजरात के शासक बहादुर शाह को जहाज पर ही उसकी हत्या किसने की थी? किस वायसराय ने, किस पुर्तगाली वायसराय ने की थी? तो आपका आंसर आ जाएगा नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा ने, ठीक है भाई। और इसके बाद इसने दीव और यहां पर बसीन पर अपना आधिपत्य कर दिया भाई वहां पर, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज, हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित कर दी और भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है भाई। अब भारत का जो है जापान के साथ भी यहां पर जो है क्या हो सकता, यहां से क्या हो सकता है, या अब इन्होंने बीच बीच में चौकियां बसा दी, ठीक है। तो अब इनके साथ भी जो व्यापार का श्रेय जाता है ये भी पुर्तगालियों को ही जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई है। देखो भाई, इनका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। जब पुर्तगाली यहां पर आए तो ये सब तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज का निर्माण, ये सब इन्हीं की देन है भाई, ठीक है, पुर्तगालियों की। और स्थापत्य कला में भी गोथिक कला का विकास भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है दोस्तों, ठीक है, पुर्तगालियों के। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो, आगे देखो। अब ये देखो, अब कौन आते हैं, डच। डायरेक्ट क्वेश्चन याद है, पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, ठीक है। और उसके बाद कौन आ गया भाई, डच आ गया। अब डच आ गए। अब डच में देखो क्या होता है, डच लोग देखो, पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। कौन आए, पुर्तगालियों के बाद। आपके पास सीक्वेंस भी आ जाता है लगाने के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम में सीक्वेंस भी बता देते, इसके बाद कौन आए, इसके बाद कौन आए, ऐसे सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो पुर्तगालियों के बाद कौन आ गया, डचों का आगमन हुआ। डच कहां से आए थे, हॉलैंड से। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये वर्तमान का जो नीदरलैंड है ना, वहां के निवासी थे डच। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है हॉलैंड, डच जो है हॉलैंड से आए थे, जो कि अभी नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो 1596 में कॉर्नेलिस दी डाउटमैन, ये नाम याद रखना भाई, डाउटमैन ने
केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बोटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रथम भारत पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? ये डच आए हैं ना दूसरे नंबर पे, प्रथम डच नागरिक कौन था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्नेलिस डी डाउटमैन। कॉर्नेलिस दी डाउटमैन आपको याद रखना है दोस्तों, 1596 में आता है ये भारत में, ठीक है। तो ये आपको कहां से होते हुए आता है? केप ऑफ गुड होप से होते हुए सुमात्रा तथा बोटेन पहुंचने वाला ये प्रथम डच नागरिक था। तो याद हो गया, डायरेक्ट याद रखो क्या है, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन आपको याद रखना, पहला डच जो है भारत में आने वाला था, ठीक है, पहला नागरिक। क्लियर हो गया। अब देखो 1602 में क्या करा इन डचों ने, क्या किया, बेरीगंदे ओस्ट इंडीज से कंपनी, ये इसकी वीओसी की स्थापना की इन्होंने। देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जो वीओसी की स्थापना जो है, वीओसी की स्थापना किसने की थी? तो डचों ने की थी भाई, डच कंपनी है ये, बेरीगंदे ओस्ट इंड से, ठीक है, की कंपनी की स्थापना इन्होंने की, जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दिया था। क्या किया यहां पर डचों ने? अपनी एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम यह है बेरिगदे ओस्ट इंडिसे, ये कंपनी बनाई और इनको क्या क्या वो दे दिए हैं, अधिकार दे दिए। ये अधिकार दे दिए भाई तुम क्या कर सकते हैं, यहां पर युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, इलाके को जीत सकते हैं, यहां पर किले बना सकते हैं, ये अधिकार दे दिए सारे के सारे इन्होंने, डचों ने, ठीक है। यहां पर अब बाद में क्या होता है, विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इन सबको मिलाकर के इन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंपनियां इन्होंने यहां पर खोली थी, इन सबको मिलाकर क्या बन गए, ठीक है, हाँ, इन सबको मिलाकर क्या बन गया यहां पर, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बना दिया। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट बन सकते यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है ये किसकी कंपनी थी? तो ये डचों की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, ठीक है भाई, आइए हमारा कोर्स के बारे में है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, डचों की जो पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। देखो डचों की पहली फैक्ट्री कहां पर और कब स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1605 में, 1605 में कहां पर? पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता नहीं बन सकता, समझ रहे हो? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर कि डचों की जो पहली फैक्ट्री थी 1605 में पूर्वी तट पर जो है मसूलीपट्टनम नामक जगह पर स्थापित की, ठीक है, जहां पर इन्होंने जो अपने सिक्के भी ढालने शुरू कर दिए थे, परंतु आगे चलकर जो है नेगापट्टनम या नागपट्टनम को इन्होंने मुख्यालय बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो यह फैक्ट आपको डचों के लिए याद रखना, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पर स्थापित की? 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध के बाद होता। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने मर्जी उतने स्टार लगा दो। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डचों का जो आप कह सकते हैं पतन, डचों का पतन अंग्रेजों के साथ किस युद्ध के बाद हुआ? तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बेदरा के युद्ध के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को बिल्कुल आप हाईलाइट कर देना, ठीक है। मैं यहां पर हाईलाइट करना भूल गया, पर आप इसको हाईलाइट कर देना भाई। क्या है? डचों का पतन, डच आए थे, डचों का पतन 1759 में अंग्रेजों के साथ किस मध्य के बाद, इनका किस युद्ध, अंग्रेजों और डचों के किस युद्ध के बाद जो है डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था? वो आपका आंसर आ जाएगा बेदरा का युद्ध। याद हो जाएगा बेदरा का युद्ध, ठीक है, बेदरा का युद्ध बिल्कुल साना खान जी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब देखो सबसे पहले कौन आया? सर पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? सर डच आए, ठीक है, और आप तीसरे ने उसके बाद कौन आए? उसके बाद आ गए भाई आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपके सामने तीसरे नंबर पर अब ये आगे भाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पर 1599 में, ध्यान से देखो, मार्चेंट एडवेंचर्स के नाम से, ध्यान से सुनो, 1599 में मार्चेंट एडवेंचर्स के नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज
ठीक है। ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। ये इतना नाम लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बाद में इसी कंपनी का नाम जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1599 में यहां पर कुछ व्यापार आया, इन्होंने पहले से ही यहां पर कुछ जो है कंपनियां स्थापित की थी पहले से ही, ठीक है। पर बाद में जो है ये मतलब बड़े लेवल पर ये स्थापित की जाती, जिसका नाम भी बदल कर क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। अब देखो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कहानी तो यहां से होती है, ये मैडम करती है कहानी स्टार्ट। यहां देखो महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, ये आप सभी को पता है। देखो भाई डर लग रहा है देखते ही, है ना। देखो क्या है, 31 दिसंबर 1600 में, याद रख लो डेट सहित, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी कर कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया। ध्यान से सुनो भाई, क्या दे दिया महारानी ने, क्या दे दिया कंपनी को, चार्टर एक्ट जारी करके ये दे दिया कंपनी को, ये दे दिया कि 15 साल तक तो जो है आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं। भाई यहां पर 15 साल तक व्यापार करने का एकाधिकार कब दिया गया, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ को। तो आपको डेट याद रख देनी है इसकी, ठीक है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ, पुलिस उत्तराखंड सर एक वीडियो बनाओ। अरे भाई नागरकोटी जी, ये पुलिस है, एसआई है, वीडियो है, कनिष्ठ सहायक है, आप यूकेपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो सभी के लिए। जिस भी एग्जाम में सामान्य अध्ययन हिस्ट्री पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री, सभी के लिए ये वीडियो है, सभी के लिए लेक्चर है। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सभी के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस जीके सब यही है दोस्तों, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आप अपना क्या देखो, आप अपना सिलेबस देखा करो। मैं हमेशा बोलता हूं सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है, बस तैयार हो जाओ, अपना देखना शुरू कर लो। पुलिस के लिए कौन सा अलग सा सिलेबस, अलग सा कुछ नहीं, हिस्ट्री थोड़ी बन जाएगी, हिस्ट्री तो यही है ना। क्लियर है। चलिए अब देखो क्या है, यहां तक की कहानी सेट होगी सभी के दिमाग में। 15 साल तक के लिए इसने क्या दे दिया कि भाई तुम पूर्वी देशों में, मतलब इधर साइड जो है व्यापार कर सकते हैं। किंतु आगे चलकर जो है 1909 में ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम है जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। मतलब तुम हमेशा आगे कभी तक भी इसको कर सकते हैं, आगे ये बंद हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहां तक आपको इसको याद रखना भाई, 15 साल वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये रही भाई, देख लो महारानी जी को। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 1608 में ध्यान से देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप यहां पर अभी 100, 200, 300, 500 क्यों नहीं है। मैं बता दूं 50 लोग भी अगर यहां से मन लगाकर अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, गारंटीड है जिस दिन एग्जाम में पेपर आएगा ना, और पेपर में यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज में छोड़ के नहीं चल रहा हूं, सारे फैक्ट यहां पर मैं हाईलाइट करके चल रहा हूं। और गारंटीड देखना आपके एग्जाम में, अगर यहां से देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कम बनते हैं, आप सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। पर हम 5 से 6 क्वेश्चन के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि छोड़ देंगे, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है, किसी ने कवर, तो हमें इनको कवर तो करना ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हमें सारी चीजों को कवर करके चलना ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखो 1608 में इस कंपनी ने क्या किया, भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की। अब देखो 1608 में इन्होंने जो है सूरत में एक फैक्ट्री का जो है निश्चय करा, सिर्फ कभी खोली नहीं, निश्चय किया इन्होंने। अब निश्चय करने के लिए इन्होंने क्या करना था, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। तो व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए इसको भेज दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने। जब आई हॉकिंस जहांगीर से परमिशन लेके आ, क्योंकि हमें फैक्ट्री खोलनी है सूरत में अपनी, समझ रहे। अब जहांगीर के दरबार में इसको भेजा गया और जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल जाती है। किसी किसी किताबों में दे रखा है दोस्तों, ये इजाजत नहीं देता, भड़का देते हैं इसको, कुछ तो नहीं देता है, पर कहीं कहीं जो बुक वो मैं फॉलो कर रहा हूं, पर कहीं कहीं पर ये दे रखा है कि ये क्या करता है, इजाजत दे देता है, ठीक है। तो सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत ये दे देता है कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों। अब देखो 1611 में ये क्या था, कौन सा था ये, 1608। अब देखो 1611 में क्या होता है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडलटन आता है। देखो हॉकिंस के बाद मिडलटन भी किसके दरबार में आया, जहांगीर के।
मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा। व्यापार करने की अनुमति इसने मांगी और यह भी सफल रहा। इसको भी जो है जहांगीर ने हां कर दी दोस्तों, इसको भी हां बोल दिया। ठीक है, अब देखो जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की भी अनुमति दे दी। देखो भाई 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी और अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया गया। देखो क्या कह रहा हूं, सूरत में पुर्तगालियों का, पुर्तगाली थे यहां पर, ध्यान से देखो यहां पर पुर्तगाली ऑलरेडी बैठे थे, अब ये चले गए वहां पर अंग्रेज और इन्होंने, ये पुर्तगाली जिसका मैं पहले बात कर चुका हूं ना, जो पुर्तगाली पहले आए थे, तो किस तरीके से इन्होंने उनको खत्म किया, तभी तो कहीं कहीं पर वो रह रखे थे, कहीं कहीं पर। ठीक है, तो क्या हुआ, सूरत के समीप जो है स्वाली पुल में पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को इन्होंने पराजित करके उनके व्यापारिक एकाधिकार को भी भंग कर दिया वहां पर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप यहां पर याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां से देखो फैक्ट क्या बनेगा, 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, सर टॉमस ने जहांगीर के दरबार में आया। अब कौन, अब डायरेक्ट क्या क्या याद रखना है, टॉमस, सर टॉमस भी इसके दरबार में आया, मिडिल्टन भी इसके दरबार में आया, और ये भी आपको याद रखना है कैप्टन हॉकिंस। ये तीनों याद रखने आपको, कौन कौन से जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस याद रखना आपको, कैप्टन मिडिल्टन याद रखना है, और ये सर थॉमस ये जहांगीर के दरबार में आया और उसका उद्देश्य भी एक व्यापार संधि करना था। और सर थॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने व फैक्ट्रियां स्थापित करने का भी अधिकार पर, ये जहांगीर ने सबको अधिकार दे दिए भाई। देखो अब ये थॉमस रो भी जो है यहां पर, इसने भी जो है फैक्ट्री और व्यापार करने का जो है अधिकार यहां से प्राप्त कर लिया जहांगीर से। अब यहीं से तो गड़बड़ होती है, कहानी तो यहीं से गड़बड़ होती है। देखो भाई क्या कह रहे हैं पंकज, 1615 में थॉमस, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया पंकज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही ऐसी तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल। ये सब जो है पंकज ने बता दिया है, 1500 में थॉमस रो, हाँ बिल्कुल आएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, इसी तरीके से जो है ना तैयारी आपको करनी। देखो अब ये कहानी समझते रहो, बस कहानी है, इतिहास तो कहानी ही है ना। देखो मजा भी आगे आने वाला है आपको धीरे धीरे, जैसे अब हम कर्नाटक युद्ध करेंगे, बक्सर का युद्ध आएगा आगे, ठीक है, इलाहाबाद की संधि आएगी, फिर बहुत मजेदार, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से हाईलाइट करके मैं आपको बिल्कुल, ये पीपीटी बनाने में मेरे को कल जो है 2 से 3 घंटे लगे थे, पर हाँ मैं ये चाहता हूं कि यहां से क्वेश्चन, जिस दिन पेपर आप लेके आओगे उस दिन जो है मैं यहां से जो इसका स्क्रीन शॉट करके आपके सामने जरूर रखूं, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आप इसको जरूर फॉलो करें, समझ रहे हो ना। देखो थॉमस रो भी यहां पर आ गया, ठीक है, इसने भी यहां पर फैक्ट्री और व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त कर लिया। अब आगे देखो 1623 तक जो अंग्रेजों ने सबको अधिकार दे ही रहा है। अब सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम और भडोच में व्यापारिक कोठियां भी स्थापित कर दी भाई अंग्रेजों ने। देखो यही होना था भाई, तुम दे रहे हैं अधिकार तो होना ही है। 23 तक जो इन्होंने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, यहां सब जगह तक इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर दी अंग्रेजों ने 1623 में। अब देखो दक्षिण भारत की बात करूं तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोठी जो है 1611 में मछलीपट्टनम तथा उसके पश्चात 1639 में मद्रास में अपनी कोठी स्थापित की थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना आपको डायरेक्ट 1639 में मद्रास में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। 1611 में कहां खोली थी, मछलीपट्टनम में, डायरेक्ट बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखो, आगे देखो होता क्या, पूर्वी भारत में भी जो अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना पूर्वी भारत में, पूर्वी देख रहे हो, पूर्वी साइड में भी चले गए भैया। 1633 में इन्होंने उड़ीसा के बालासोर में खोली पहली फैक्ट्री, ध्यान से सुनो, पहला कारखाना इन्होंने पूर्वी भारत में। अब ये पूर्वी भारत में भी पहुंच गए और वहां पर इन्होंने, दक्षिण भारत में था ही है ना, पूर्वी भी पहुंच गए। प्रथम कारखाना इन्होंने 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद जो है बंगाल, बिहार, पटना, ढाका, यहां भी कारखाने खोले गए दोस्तों, समझ रहे हो, ये है पूर्वी। देखो अभी तक तो ये नीचे चल रहे थे ना, इधर साइड ये अपनी सूरत हो गई, इधर साइड फैक्ट्रियां खोल, अभी यहां पहुंच गए दोस्तों हमारे पटना, ये इधर आ गया, ठीक है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पटना, बिहार, इधर भी अब इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी, समझ रहे हो। 1651 में हुगली नामक यहां पर इन्होंने अनुमति मिल गई
ठीक है, नगर में। और उसके बाद इन्होंने बंगाल, बिहार, पटना, ढाका, बांग्लादेश की यहां तक इन्होंने जो क्या कर दिया, कारखाने खोल दिए अपने, समझ रहे हो। अब देखो फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में ले लिया। पट्टे मतलब समझ, लीज पर ले लिया इसने चंद्रगिरी के राजा। ये फ्रांसिस डे था इनका, जो कंपनी का है ना, इनकी साइड से, अंग्रेजों की साइड से। तो यहां पर देखो इसने क्या किया, चंद्रगिरी राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया। मद्रास को लीज पर मतलब इसके बदले उनको क्या देंगे, मतलब ईयरली या मंथली जो भी है वो देंगे, उसको लीज का रेंट देंगे एक प्रकार से। पूरे मद्रास को ले लिया लीज पर, जहां कालांतर में इन्हें किलेबंदी कोठी बनाई गई और इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना, सेंट जॉर्ज फोर्ट या फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा दो डायरेक्ट। क्या बनेगा दोस्तों, देखो फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में यानी कि लीज पर ले लिया था और यहीं पर जो है एक किला बना दिया और इसी किले का नाम है दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज बोलो या फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मद्रास में आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोटी को आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, यहां तक की कहानी सेट हो रही है ना। चलो अब देखो दोस्तों, इसके बाद आते हैं डेनिस। अभी देखो क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया, सर डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे, सर अंग्रेज आए थे। और उसके बाद कौन आ गए, सर अब डेनिस आ गए। अब कौन आ गए, डेनिस। अब इन डेनिस को देखते हैं, ये तो कुछ नहीं किया इन्होंने, देखो क्या हुआ, इनकी कहानी यहीं पर खत्म होती। देखो अंग्रेज तो थे, अंग्रेजों के बाद डेन यानी कि डेनिस 1616 में भारत आए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया डायरेक्ट, 1616 में आए डेनिस। ठीक है, डेनिसों ने 1620 में टैक्रोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भाई चलो बहुत है, इतना आप लोगों ने इतना कर दिया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कर दिया डेनिस ने। अभी देखो यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। इन्होंने जो कंपनी खोली ये यहां पर असफल रहे और 1745 में दोस्तों इन्होंने 1745 में इन्होंने सारी फैक्ट्रियां जो अंग्रेजों को बेचकर यहां से निकल पड़े थे, चल दिए यहां से। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इन्होंने 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर यहां से निकल गए थे, समझ रहे हो। तो ये कहानी भी आपको यहां पर याद रखनी है। इन्होंने जो क्या किया, 1616 में डच यहां पर डेनिस यहां पर आए, ठीक है, अंग्रेजों के बाद। और इन्होंने 1620 में टैक्रोबार और 1676 में बंगाल में सेरामपुर जो कि बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। पर ये अपनी फैक्ट्रियों को मजबूत करने में, यहां पर कंपनियों को चलाने में भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी। और अब उसके बाद आते हैं दोस्तों फ्रांसीसियां, यहां पर आगमन आ जाता है। अब फ्रांसीसियों के बारे में जानेंगे। तो अब डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी मायावीस जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक के सारे पीडीएफ आपको मिले हैं कि नहीं मिले बताओ, है ना। सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई, देखो आप लोग इतने चैट करते हैं यार, आप लोग टेलीग्राम का नाम भी बताया करो साथ साथ में, है ना। इतना तो आप एक दूसरे की मदद करा करो आप लोग चैट बॉक्स में, है ना। मेरा ध्यान अभी इधर है तो मैं भटकना नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, एक दूसरे की हेल्प कर लिया करें, है ना। चैटिंग इधर चैट बॉक्स में आप लोग जो है टेलीग्राम का लिंक जिसको नहीं पता है बता दिया करें। क्लियर है। अब देखो अब कौन, अभी तक मैं एक बार दोबारा से, सबसे पहले कौन आए याद करो साथ साथ में, सर पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए, सर डच आए। डच के बाद कौन आए, सर अंग्रेज आए। और अंग्रेज के बाद कौन आए, सर डेन आए, यानी कि डेनिस आए। कौन आए, डेनिस आए। और डेनिस के बाद कौन आ गए दोस्तों, फ्रांसिस आ गए। तो हो गए, याद नहीं होंगे बताओ, पांचों के पांच याद होगे नहीं होगे। देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए और डेनिस आए, जो कि अभी हमने देखा ये रहे डेनिस साहब आपके, है ना, ये रही। और उसके बाद आपके आगे अभी फ्रांसिस। तो अब हम फ्रांसिसों के बारे में जानेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं दोस्तों। देखो अब बात करते हैं हम फ्रांसिसों का। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट आपको लगेगा, पर बोरिंग तो उनको लगेगा ना जो बस टाइम पास कर रहे होते हैं, उनको बोरिंग लगेगा। पढ़ने वाले के लिए तो ये क्रीम है, समझ रहे हो। जिन्होंने थोड़े बहुत तैयारी करी है ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं उनको पता चल रहा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ रहे हो। देखो अब फ्रांसीसियों का आगमन आता है। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भारत में
अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा बाद में प्रवेश किया। ठीक है, ये तो हमें पता है, सबसे लास्ट में आ रहे हैं। सन 1464 में, सॉरी 1664 में, 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, ये नाम याद रखना, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट, इसका मंत्री था एक, ठीक है, ये सम्राट है, ये राजा है, इसका मंत्री कौन है, कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1664 में। किसके, कौन था राजा, लुई 14वें, लुई 14वें, कौन था मंत्री, कोलबर्ट, कौन था मंत्री, कोलबर्ट। इसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, जिसे कंपले, देखो ध्यान से, कंपलेन, कंपनी, फ्रेंकेस, देश इंडेस, ओरिएंटलेस, ये नाम याद रखें दोस्तों। क्या याद रखना है, ये कंपनी, फ्रेंकेस, देश इंडेस, ओरिएंटलेस, ये आपको कहा जाता है, इस कंपनी को ही कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये जो है कैंपले, फ्रेंकेस, देश इंडेस, ओरिएंटलेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहा जाता है इसी कंपनी को ही कहा जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो जितने भी फैक्ट मैं अभी तक ये बता रहा हूं ना हाईलाइट करके, एसएससी एग्जाम में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सभी एग्जामों में जो है दोस्तों ये डायरेक्ट कई बार पूछे गए हैं, ये जितने भी मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, समझ रहे हो, तो इनको वैल्यू दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। अब देखो क्या करते हैं, ये फ्रांसिस कंपनी क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया, मतलब ये कंपनी जो थी ना, ये सरकारी कंपनी थी। यहां पर जो है सरकार द्वारा इस कंपनी का यहां पर जो है निर्माण, पूरा खर्चा कौन दे रही थी, सरकार दे रही थी, फ्रांसीसी कंपनी का, इसका सारा खर्चा जो है सरकार वहन करती थी दोस्तों। ठीक है, किस, फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है, इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता है, तो डायरेक्ट याद रखना, सरकारी व्यापारी कंपनी फ्रांसिस कंपनी को कहा जाता है, डेनिश कंपनी को कहा जाता है, या आपको डचिस कंपनी को कहा जाता है, किसको, सरकारी कंपनी भी कहा जाता है इसको, फ्रांसिस कंपनी को। ठीक है भाई, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी, ठीक है, और आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, मतलब उन्हीं पे सैलरी आएगी, तो ठीक है ना, इस तरीके से इन पर यहां पर चल रहा था। तो इतनी चीजें याद रखनी है। 1668 में, 1668 में फ्रेंकोइस कैरो के द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसिस फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पहली फ्रांसिस फैक्ट्री की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंकोइस कैरो के द्वारा 1668 में। बनेगा नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा सिम्मी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऐसी एक दूसरे की हेल्प जरूर करें, है ना। हाँ, सिलेबस एनालिसिस करवाना है, ओके ठीक है, तो देखिएगा भाई, क्लियर हो गया क्या, सूरत में पहली फ्रांसिस फैक्ट्री किसके द्वारा और कब स्थापित की गई है, फ्रांसिस फैक्ट्री, तो 1668 में फ्रेंकोइस कैरो के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो 1673 में क्या होता है दोस्तों, बंगाल का नवाब जिसका नाम है शाइस्ता खां, क्या नाम है, शाइस्ता खां, फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे देता है। क्या करता है, किराए पर दे देता है, जहां जो है चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की जाती है, चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की जाती है, और यहां पर किला जो है फोर्ट ओरेलियंस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बंगाल में जो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को एक जगह ये दे देता है, कौन, जो यहाँ का बंगाल का नवाब होता है दोस्तों, शाइस्ता खान। कौन है, शाइस्ता खान यहाँ पर जो है बंगाल का नवाब होता है, ये फ्रांसीसियों को एक जगह लीज पर दे देता है, कौन सा, चंद्रनगर वाला, जिसको इन्होंने अपना नाम क्या दिया, यहाँ पर एक किला स्थापित किया जिसको इन्होंने नाम दे दिया फोर्ट ओरेलियंस। तो फोर्ट ओरेलियंस आपको फ्रांसीसियों से कनेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दो भाई, नेक्स्ट देखो आप, फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में, फ्रांसीसियों द्वारा, मैं जानता हूं आप लोग बोर होंगे, सर ये क्या चीज है भाई, अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो आगे कैसे बढ़ोगे, मतलब आगे की चीज कैसे कनेक्ट कर पाओगे, समझ रहे हो। अभी आगे जो है, आगे आएगा कर्नाटक युद्ध, अब मैं डायरेक्ट कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा तो कैसे कहानी समझ आएगी। 3 युद्ध हुए कर्नाटक के,
कैसे समझ आएंगी, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। अरे आधा घंटे से कितना नुकसान हो जाएगा बताओ, है ना। आधा घंटे से अगर आप इन चीजों को सुन रहे हैं तो कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओगे इन चीजों को। सुनी चीज रहेंगी तो कहीं ना कहीं याद आएंगी। देखो, फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित, ठीक है, माहे एवं 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। कहां कहां देखो, 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर, 1725 पर मालाबार और माहे पर 1739 पर जो है अधिकार कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये आप याद रखना, ये फ्रांसीसियों द्वारा करा हुआ अधिकार है मॉरिशस। देखो, मालाबार वाला जो क्षेत्र है, माहे वाला क्षेत्र, कारिकल, इस पर इन्होंने अधिकार कर दिया। और 1742 के बाद जो है व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग गई। और फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम है दोस्तों डुप्ले है ना, डुप्लेसिस, आजकल जो है आप देख रहे और हो रहे मतलब आईपीएल में, है ना, डुप्लेसिस। तो आप यहां पर डुप्ले याद रख लो, ये फ्रांसिस गवर्नर। आईपीएल क्या देगा, आईपीएल कुछ नहीं देगा। जिन्होंने कमा लिया वहां पर लाखों करोड़ों में वो जो है आईपीएल जिन्होंने लगा रखे वो कमा रहे हैं। आप अपना प्लेसेस को इधर ढूंढिए, इतिहास में ढूंढिए इनको, वो प्लेसेस आपको कुछ नहीं देने वाला, वो तो खरीद चुका है जो उनको खरीद चुका है करोड़ों में, है ना। आप इस प्लेसेस पर ध्यान दीजिए जो आपके इतिहास में काम आने वाला है। तो इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम है डुप्ले का भारत राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखो होता क्या है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, ये जो है क्या करने लग जाते हैं, जो यहां पर फ्रांसीसी क्या करने लग जाते हैं, मतलब अब क्या करने साथ साथ अब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और क्या करने लग जाते हैं, ये जो गवर्नर था इस समय यहां पर फ्रांसीसियों का, जिसका नाम था डुप्ले, ये भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर लेता है। हस्तक्षेप शुरू करने लग जाता है क्योंकि अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए डुप्ले क्या करता है, हस्तक्षेप करना शुरू कर लेता है। और इसी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों के साथ इनकी भिड़ंत हो जाती है। और इस भिड़ंत में 3 युद्ध होते हैं दोस्तों, तो ये कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर देखिएगा, भारत में उस समय कर्नाटक का जो क्षेत्र था उसको कोरोमंडल तक तट पर ही अवस्थित था, समझे, जो कर्नाटक वाले इसको कोरोमंडल तट पर ही अवस्थित था। लगभग 20 साल तक इन दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष चलता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, तो आपका आंसर आ जाएगा डच या पुर्तगाली या अंग्रेज या डेनिश, अंग्रेज या फ्रांसिस। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा क्या, अंग्रेज और फ्रांसिसों के बीच में कर्नाटक वार होता है दोस्तों। और देखो कितने साल चलता है ये, 20 वर्षों तक ये दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष चलता है। और फाइनली जो है इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय होती है दोस्तों, ठीक है। और फाइनली कौन जीतता है, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। और कर्नाटक युद्ध का विस्तृत अध्ययन हम अगले जो अध्याय में करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डिटेल से कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, तीनों युद्ध। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कहां हुआ, इसमें क्या हुआ, सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक बारी मैं सारी चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं, आप बिल्कुल बने रहेंगे, 5 मिनट और रुको, सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएंगे। जो लेट में आए वो भी ध्यान से देख लीजिए, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। अभी देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में मेंशन है, सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन में सबसे पहले जो आगमन होता है दोस्तों, पहले हम इन कंपनियों के बारे में, ये आप अलग से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना। सबसे पहले जो आगमन होता है दोस्तों वो पुर्तगालियों का होता है, ठीक है। कौन आता है, वास्को डी गामा आता है 1498 में। और यहां पर कहां पहुंचता है, ये सबसे पहले जो है कालीकट में पहुंचता है, जहां पर जमोरी नाम का हिंदू शासक इसका वेलकम करता है। उसके बाद ये दोबारा आते हैं दोस्तों, दोबारा भी ये आता है कब, दोबारा कब आता है, ये 1502 में आता है वास्को डी गामा, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर 1503 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये अलग अलग जो है आप क्या करना, यहाँ पर मसालों का जो व्यापार करने के लिए क्या करते हैं। इसके बाद जो है कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इनका वायसराय अल्मीडा सबसे पहले आता है दोस्तों। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया यहाँ पर भारत में, तो आपका आंसर फ्रांसिसो अल्मीडा। या क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति अपनाता है दोस्तों। कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आपको याद रखना फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्ब्रुक आता है उसके बाद दूसरा वायसराय, जो क्या करता है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म करता है और गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है दोस्तों।
गोवा छीन लेता है ये किससे, आदिल शाह से। बीजापुर का शासक जो आदिल शाह, उससे ये गोवा को छीन लेता है कौन, अल्बुकर्क, है ना। और उसके इसी को ही जो दोस्तों है यहां पर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को ही माना जाता है, किसको, अल्बुकर्क को। अभी कौन आ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पुर्तगालियों की। और ये क्या काम, गंदे काम करने की कोशिश करता है, स्त्रियों को बोलता है कि भाई भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करो भाई, ऐसा ये बोल जाता है। और इसी के लिए जो है, जो शाहजहां है ना, इनको शाहजहां इसको यहां से भगा देता है दोस्तों। शाहजहां जो है हुगली से इनको जो है डंडे बजाकर भगा देता है इनको, ठीक है। इसके अलावा देखो नीनो दी कुन्हा तीसरे नंबर पे ये आता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बाद जो है ये आता है महत्वपूर्ण वायसराय होता है ये, कोची की जगह ये गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। और सेंट टोमे और हुगली में जो है पुर्तगाली जो है बस्तियां यहां पर बसाई जाती है। नीनो दी कुन्हा क्या खास काम करता है, ये शासक जो है गुजरात का बहादुर शाह से मुलाकात करता है और इसको वहीं पर मार देता है और दीव और वसीन पर अपना अधिकार कर लेता है ये। इसके बाद देखो पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमबुज, हिंद महासागर यहां पर भी अपनी चौकियां स्थापित की है। आलू, टमाटर, तंबाकू की खेती का जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के बाद में ही हमारे भारत में हुई है दोस्तों, ठीक है। तो पुर्तगालियों आगमन के बाद ही होती है। उसके बाद आते हैं डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आता है, डच। और डच कहां से आए थे, हॉलैंड से। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहां से आए थे डच, तो हॉलैंड से आए थे, तो जो कि अभी नीदरलैंड के निवासी है ना, वर्तमान में नीदरलैंड। अब इसने क्या देखा, देखो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां का जो 1596 में कॉर्नेलिस दी हाउटमैन जिसका नाम है, ये डच का पहला नागरिक था। भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए सुमात्रा तथा बॉन्टेन में पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो डच में ये अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं, ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमने देखा यहाँ पर बात की, डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में दोस्तों मसूलीपट्टनम पर स्थापित की जाती है। और इसके बाद अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है और अंग्रेज जो इनको 1759 में बेदरा के युद्ध में इनको हरा देते हैं। डचों का यहाँ पर पतन हो जाता है। तो डचों का पतन अंग्रेजों और डचों के मध्य में किस युद्ध के बाद होता है, तो बेदरा के युद्ध के बाद। याद हो रहा है, ठीक है। देखो इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। किस तरीके से ये अपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर देते हैं, कंपनी का नाम जो पहले छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर इसका नाम बना देती हैं दोस्तों, क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एलिजाबेथ जो है क्या, रॉयल चार्टर के एक्ट के तहत 15 साल के लिए यहाँ पर एक क्या देते हैं, व्यापार करने का जो है एकाधिकार दे देते हैं इनको, ठीक है। ये सब आपको पता है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा 1608 में हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आता है दोस्तों, सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगता है, ठीक है, मांगता है। और उसके बाद जो कैप्टन मिडिल्टन भी जो दोस्तों इसी के दरबार में आता है, ठीक है। सूरत और अंग्रेज और ये सबको अनुमति देता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे थॉमस रो भी आता है और ये व्यापार और फैक्ट्रियां खोलने की जो इजाजत मांगता है, थॉमस इसको भी मिल जाता है दोस्तों। और 1623 तक जो है ये सूरत, आगरा, अहमदाबाद यहाँ सब पर जो है अपना स्थापना कर लेते हैं, अपनी फैक्ट्रियों की कोठियां बना लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी ये जो है 1611 में मछलीपट्टनम और 1639 में मद्रास में भी व्यापारिक कोठियां इन्होंने खोल दी दोस्तों अंग्रेजों ने, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा साथ ही साथ इन्होंने जो है पूर्वी भारत में उड़ीसा, बालासोर में जो है हुगली, और यहाँ पर देखिए बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी इन्होंने अपने कारखाने खोल लिए। इसके बाद आपने देखा होगा फ्रांसिस डे 1639 में इसने चंद्रगिरी के राजा मद्रास को लीज में लिया और यहाँ पर एक किलाबंदी कोठी बनाई जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, भी इसका नाम रखा गया। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी आपको याद रखना, फ्रांसिस डे, ठीक है, ये आप याद रखना है। इसके बाद डेनिस आए दोस्तों, तो पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद आप डेनिस आगे हैं। डेनिस 1616 में भारत आए और डेनिशों ने यहाँ पर 2 कंपनियां स्थापित की, 2 फैक्ट्रियां, एक टैक्रोबार में और एक सेरामपुर जो कि बंगाल में। यहाँ पर इन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियां स्थापित की हैं, ठीक है। और ये अपनी यहाँ पर भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए, असफल रहे, तो इन्होंने 1745 में क्या किया, सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी डेनिस ने। तो पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिस आए, पर डेनिस यहाँ पर असफल रहे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री, सारी की फैक्ट्री यहाँ पर अंग्रेजों को बेच दी थी। उसके बाद फ्रांसिस आते हैं दोस्तों, और फ्रांसिस के बारे में आपको अभी मैंने बताया है कि 1664 में जो है लुई 14वें जो है इसका मंत्री कौन होता है, राजा, ये सम्राट होता है, ठीक है। और ये जो है कोलबर्ट के प्रयास से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहां पर होती है, ठीक है, जिसका जो आप इसको भी इस नाम को भी आप इसको ये भी कहा जाता है दोस्तों, देखो कंपनी फ्रैंकिस देश इंडिस
ओरिएंटलेस भी इसको कहा जाता है दोस्तों, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, याद रखना है 1664 में। यहां पर आप देखें इसके बाद सारा खर्चा जो इनका कंपनी, इसको सरकारी कंपनी का सरकारी व्यापारी कंपनी भी इसको कहा जाता है दोस्तों फ्रांसीसियों को, ठीक है। इसके अलावा आपने यहां पर देखा किस तरीके से जो है इन्होंने सूरत में प्रथम फ्रांसिस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, 1668 में फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा, ठीक है। और फाइनली इन्होंने 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां को फ्रांसीसियों ने जगह दे दी और यहां पर इन्होंने स्थापना कर दी, कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट ऑरेलियंस कहा गया, ठीक है। ये चीज याद हो गई। और इसके बाद जो है आपने देखा किस तरीके से मॉरिशस, मालाबार, माहे यहां पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और डुप्ले जो था, यहां पर देखो डुप्ले जो हस्तक्षेप करने लग गया, जब ये अपने जो क्या करना लग गया, अपने एरिया को बढ़ाना, विस्तार करने लग गया था, ये हस्तक्षेप करने लग गया था भारतीयों के राज्यों में। तो यहाँ पर जो है इनका भिड़ंत हो जाती है अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और भारत में उस समय जो कर्नाटक जो था ये कोरोमंडल वाला तट था दोस्तों, यहाँ पर अवस्थित था ये। तो वो लगभग 20 साल तक इनके बीच में युद्ध चलता है कर्नाटक युद्ध के नाम से। और इस मध्य संघर्ष में क्या होता है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है दोस्तों। अब कर्नाटक युद्ध के बारे में जो हम पूरी जानकारी, विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय यानी कि अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी चीजें याद हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही याद करते चलेंगे तो पूरा इतिहास जिस दिन कवर होगा, अभी तो गांधी, आगे जो गांधीयन एरा आएगा कुछ भी चीज नहीं छूटे। इसी तरीके से बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट यहां पर जो है कवर करवाया जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करनी है। सपोर्ट क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा आज का। कविता अधिकारी जी, बहुत अच्छा लगा आपको, ठीक है। देखो ये सारी चीजें जो है आपको हाईलाइट करके मैं सारी चीज अभी जो है ये पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, और वहां से आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर है सभी को? थैंक यू, आई होप नो वर्ड फॉर द थैंक्स। साना खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चौबे जी मस्त रहा, ठीक है, बहुत अच्छा सेशन था। पंकज ओके, प्रीति जी अच्छा था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत बढ़िया, ठीक है। हिस्ट्री आपको मजेदार कर दूंगा, बिल्कुल आप बने रहेंगे आगे देखना। आगे ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप, स्टार्टिंग थी ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, ये अंग्रेज डेनिस ये क्या हो रहा है ना, पर आपको सीक्वेंस तो पता चल गया कौन पहले आ रहा है उसके बाद कौन आया। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, मजा आने वाला आगे धीरे धीरे। आगे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब कहानी बताने वाले, इन अंग्रेजों के साथ उतनी कहानी बनती नहीं है मजेदार वाली, है ना। आगे मजेदार कहानियां बनेंगी तो वो चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, यहां तक डन है सभी को?